इसके पहले सरफेस टेंशन वगैरह देख लिया था हमने, और सरफेस एनर्जी देख लिया, सरफेस टेंशन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, मॉलिक्यूलर थ्योरी देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब कोई लिक्विड यदि हमने फील किया है, हो क्या देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ना है, उसके लिए हमको पहले थोड़ी सी टर्म देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये टर्म देखनी पड़ेगी। जब हम ये बीकर ले लेते और ये लिक्विड भरते, आप ग्लास ले लो, ग्लास में आप कोई इस तरह से पाइप डालो, मतलब आपका स्ट्रॉ रहता है, स्ट्रॉ डाल करके देख, यहाँ पे आपने वाटर लिया और ये स्ट्रॉ डाला, तो आप उसमें देखोगे ऐसा शेप बनेगा, यहाँ पर ये शेप बनेगा। ठीक है, यदि वाटर और ये क्या था, प्लास्टिक, और ये यदि कांच का गिलास है तो ग्लास और वाटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दो मटेरियल है, वाटर और ये सॉलिड, मतलब लिक्विड और सॉलिड है। अब लिक्विड और सॉलिड में भी क्या है, ये हम ले लेते हैं ग्लास मतलब कांच, और ये ले लेते हैं वाटर। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब हम इसमें फिल करते हैं वाटर, और उसके ऊपर ये भी हम ग्लास ट्यूब की बात कर लेते हैं, तो सारा कॉम्बिनेशन ग्लास का ही हो जाएगा, ग्लास और वाटर का हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इस तरह से शेप बनता है, मतलब वाटर ऐसा इस लेवल पे नहीं रहेगा, और वाटर किस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, दूसरा यदि हम लिक्विड लेते हैं वही ग्लास के बीकर में दूसरा एक और बीकर ले लेते हैं, और उसमें हम कुछ दूसरा लिक्विड डालते हैं जो कि बहुत थोड़ा थिक हो, थिक मतलब जैसे ऑयल भी वाटर से ज़्यादा थिक होता है, और क्या होता है, हनी हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है। ठीक है, मर्क्यूरी बहुत अच्छा थिक लिक्विड है, तो मर्क्यूरी यहाँ पे हमने फिल किया और उसके ऊपर इसी तरह से ग्लास ट्यूब रखा, तो हम क्या देखते हैं कि मर्क्यूरी और ये ग्लास, मतलब ये क्या हो गया, सॉलिड, और ये लिक्विड, तो हम देखते हैं कि ये इस तरह से शेप बनता है। ठीक है, आप देखोगे कि इस तरह का शेप बनता है। तो ये जो दोनों शेप बनते हैं ना, इसी को बोलते हैं मेनिस्कस। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने के लिए हमको ये मेनिस्कस समझना जरूरी है। तो ये क्या मेनिस्कस होते हैं, तो देखो ये वाला शेप हम क्या बोलते हैं, इसको कॉन्केव। ठीक है, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने वाटर और ये ग्लास लिया है, इसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड पेयर। ठीक है, यहाँ पे जो मर्क्यूरी और ग्लास लिया है, इसको हम बोलेंगे सॉलिड लिक्विड पेयर। मतलब ये मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉन्केव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि हमने सॉलिड क्या लिया है और लिक्विड क्या लिया है। यहाँ पर भी देखोगे आप, यहाँ पे लिक्विड अलग था, तो क्या बोलेंगे हम, सॉलिड लिक्विड पेयर पर डिपेंड करता है कि ये मेनिस्कस कौन सा बनेगा। ठीक है, तो ये मेनिस्कस यदि कॉन्वेक्स बनता है या ये मेनिस्कस कॉन्केव बनता है, तो हम किस तरह से एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब लिक्विड और सॉलिड का वो पॉइंट जो दोनों के कांटेक्ट में है, या बोलेंगे कांटेक्ट पॉइंट। जैसे यहाँ पर हम ये ले सकते हैं, यहाँ पर भी हम ये ले सकते हैं, ये जो पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट ये सॉलिड और ये लिक्विड को दोनों को कांटेक्ट में रख रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमने यदि टेंजेंट ड्रॉ किया इनसाइड द लिक्विड, कहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो ये जो होगा ये होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट।
अब यहाँ की बात करें तो यहाँ टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, टेंजेंट कहाँ ड्रॉ होगा, ये टेंजेंट कहाँ ड्रॉ होगा, ये टेंजेंट ड्रॉ होगा, और इनसाइड द लिक्विड कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा थीटा। तो कॉन्केव के लिए ये एंगल बन रहा है, जब कॉन्केव शेप बन रहा है तो ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ, और कॉन्वेक्स के लिए ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये इसके लिए हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमने लिक्विड सॉलिड पेयर अलग अलग लिया है, तो आप देख रहे हो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग बन रहा है, ठीक है। यहाँ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो कैसा है, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ तक लिया तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, 90 से कम दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, 90 से थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉलिड लिक्विड पेयर पर, या उसका मेनिस्कस कैसे बनेगा इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एंगल जो बनेगा वो एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि मेनिस्कस क्या होता है, किस तरह से मेनिस्कस बनते हैं। मेनिस्कस दो टाइप से होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ठीक है, ये हम अपने डेली लाइफ में भी इमेजिन कर सकते हैं। आप एक ड्रॉप लो बहुत थिक मटेरियल की, थिक लिक्विड की, और उसको प्लेट में या ग्लास में डाल के देखो तो तुमको कैसे दिखाई देगी, वो इस तरह से ड्रॉप टाइप दिखाई देगी। ठीक है, जैसे स्टील के ग्लास में आपने कोई थिक मटेरियल डाल दिया, जैसे हनी डाल दिया, हनी बहुत थिक होता है, वो डाल दिया तो आप देखोगे वो ऐसा शेप होगा। और वही ग्लास, कांच के ग्लास में एक आप वाटर डाल दोगे और उसको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा ऐसा शेप होगा। ठीक है, तो ये शेप अलग अलग क्यों बन रहे हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे अभी। तो पहले पढ़ा हमने मेनिस्कस जो होते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स कब बन रहा है, जब मर्क्यूरी और ग्लास का कॉम्बिनेशन लिया, और कॉन्केव कब बन रहा है, जब वाटर और ग्लास का लिया। अब मर्क्यूरी सबके घर में नहीं होता है, पर ये लेबोरेटरी में होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आप घर में थिक मटेरियल कोई भी ले सकते हो और उससे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज समझ में आई आपको कि कॉन्केव कब बन रहा है, ठीक है, और कॉन्वेक्स कब बन रहा है, और जब कॉन्वेक्स बन रहा है तो एंगल कैसा होगा, और जब कॉन्केव मेनिस्कस बन रहा है तो एंगल कैसा होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी एंगल ऑफ कांटेक्ट। द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, the angle of contact theta is defined as the angle of contact theta is defined as the angle between the tangential drawn to the free surface of the liquid and surface of solid at point of contact measured inside the liquid। हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है, जो कैसी लाइन है, टेंजेंट लाइन है। कहाँ पर, लिक्विड के ये सरफेस पर, जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड का सरफेस है वहां से हमने टेंजेंट ये लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये वाली लाइन, यहाँ पर हम ये टेंजेंट, ये वाला ये जो मेनिस्कस बन रहा है तो इसका टेंजेंट कहाँ होगा, ये इस साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ ये मेनिस्कस है, यदि ऑब्ट्यूज तो ये टेंजेंट हुआ और यहाँ पे ये टेंजेंट हुआ, और ये किस पर, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर, ये भी लिक्विड के सरफेस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, अब ये टेंजेंट ड्रॉ जो कर रहे हैं
वो कहाँ पर कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड के कांटेक्ट पॉइंट पर कर रहे हैं, ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट पर कर रहे हैं। तो ये जो मेजर कर रहे हैं हम ये एंगल, वो कहाँ कर रहे हैं, इनसाइड द लिक्विड। तो ये जो एंगल होगा इज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, यहाँ पर भी देखो इनसाइड द लिक्विड, ये ऐसा मेजर नहीं करेंगे, ये एयर हो गया, ये सॉलिड साइड हो गया, ठीक है। हम कहाँ मेजर करेंगे, इनसाइड द लिक्विड, मतलब यहाँ और ये यहाँ। तो ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो फिर से एक बात समझ लो, द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंशियल ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस सॉलिड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेजर इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन एंगल ऑफ कांटेक्ट की। और आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा सोच रही हूँ। अभी आप बताओ समझ में आया या नहीं आया है। अनम्यूट करके बताओ बेटा, माइक अनम्यूट करो और बताओ मुझे कि आपको समझ में आ रहा है क्या, या चैट बॉक्स में लिखो। ओके यस मैम, ओके ओके यस मैम लिखा है कुछ बच्चों ने, ठीक है। अभी आज भी काफी कम बच्चे हैं, लाइव क्लास में यदि कम बच्चे रहेंगे तो मैं वीडियो देना छोड़ दूंगी, ठीक है। फिर मैं YouTube पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। सब लोग ये सोच रहे होंगे YouTube पे वीडियो आ जाता है तो लाइव अटेंड करने का कोई मीनिंग नहीं है ना। लेकिन लाइव क्लास में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये बताया है कि कॉन्केव मेनिस्कस में एक्यूट एंगल कैसे फॉर्म होता है। ये सॉलिड है, अभी मैं पूरी सॉलिड की वॉल बना रही हूँ, ठीक है। और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसमें हम इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये बनाता है, मतलब ये हो गई रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर तीन तरह से टेंशन काम करेगा, ठीक है। एक पॉइंट होगा, इसको हम ले लेते हैं ए, ये इस डायरेक्शन में पी, मतलब एपी। एपी कैसे काम करेगा, एडेसिव फोर्स होगा किसके बीच में, ये सॉलिड और ये एयर, लिक्विड तो इधर है, ठीक है। तो ये सॉलिड और ये एयर के बीच में जो वर्क करेगा वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, एपी, ठीक है। क्यों इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये हो गया आपका एडेसिव और ये हो गया कोहेसिव। तो कोहेसिव कैसा होता है, ज्यादा, इसलिए ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। एक हम पॉइंट ले लेते हैं ए आर, ये भी इस डायरेक्शन में है, बट ये लिक्विड और सॉलिड, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये लिक्विड का पॉइंट है, तो लिक्विड से सॉलिड ए आर, ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। फिर हम एक ले लेते हैं सी, ये इनसाइड द लिक्विड, तो ये सिर्फ लिक्विड है और ये सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड का है, ठीक है। इसके बाद हम ये ले लेते हैं टेंजेंट ए टी। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये ए टी और ए आर 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ जो मैक्सिमम वर्क करेगा वो कोहेसिव फोर्स होगा, मतलब स्टेबिलिटी पोजीशन में जो
AR है ये ज्यादा वर्क करेगा क्योंकि सॉलिड का कोहेसिव फोर्स है ज्यादा। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये इस टाइप का शेप लेगा क्योंकि ये ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, तो हम एंगल ऑफ कांटेक्ट इस तरह से मेजर करेंगे टी से ये सॉलिड तक, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड लिक्विड सरफेस या फ्री सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इसीलिए ये जो एंगल लेंगे हम यहाँ तक लेंगे। और ये शेप एक्यूट क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्यूट क्यों आ रहा है, क्योंकि AR यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो ये था एक्यूट शेप क्यों बन रहा है या कॉन्केव मेनिस्कस क्यों बन रहा है। कॉन्केव बना रहे थे ना हम, कॉन्केव बना रहे थे। ठीक है, तो ये कॉन्केव क्यों बन रहा है या एक्यूट क्यों बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्ट्यूज क्यों बनेगा। ऑब्ट्यूज के लिए भी हम सेम यहाँ पर ये वॉल ले लेते हैं अपनी, सॉलिड की ये वॉल हो गई और ये लिक्विड, ये लिक्विड। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे कि ये पॉइंट है A। ठीक है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये बनेगा, ये फ्री डायरेक्शन में कोई सॉलिड और एयर का पॉइंट है तो ये इस डायरेक्शन में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। दूसरा, अब हम लेंगे AR, तो AR हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, कहाँ हमने AR जैसे क्या लिया था, सॉलिड और लिक्विड का, यहाँ पे भी क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड का। लेकिन अभी यहाँ ज्यादा क्वेश्चन क्या है, लिक्विड, तो ये इस डायरेक्शन में वर्क करेगा AR। ये था अपना AR। अब मैं ले लेती हूँ AC, सिर्फ लिक्विड के लिए AC, और जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये AT। तो AR ज्यादा इफेक्टिव है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कैसा शेप बना रहा है, इसलिए ये कैसा बना रहा है, ऑब्ट्यूज, क्योंकि टेंजेंट इधर है। अब ये टेंजेंट और ये जो R है ये 90 डिग्री पर है, लेकिन ये 90 हो गया, लेकिन इससे और आगे ये सॉलिड है ना, तो 90 से ये भी ऐड होगा क्योंकि ये पूरा एंगल होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये तो 90 तक हो गया AT और AR, ये 90 हो गया, लेकिन इसके बाद ये इतना भी और है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, फिर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब कॉन्वेक्स बनता है, ये जो कॉन्वेक्स शेप आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। आ रही है बात समझ में, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज। अभी हम देखेंगे कि जीरो एंगल, जीरो कब बनता है। ऑब्ट्यूज हो गया, एक्यूट हो गया, और एक कंडीशन एक इसमें ये थी, एक चीज और मैं इसमें बताना आपको भूल गई कि जब ये एक्यूट एंगल बनता है, ये ऐसा जब मेनिस्कस आपका बन रहा है, ये वाटर है, तो इस समय क्या होता है, ये लिक्विड इस सॉलिड को पूरी तरह से गीला करता है, वेट्स। ठीक है, पूरा वेट करता है सॉलिड को, मतलब अच्छे से चिपकता है सॉलिड में और सॉलिड को गीला कर देता है। लेकिन जब ऑब्ट्यूज बनता है,
जब ये ऑब्ट्यूज बनता है तो देखो कुछ पोर्शन वो उसको क्या कर रहा है, गीला नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड सॉलिड को डज नॉट वेट्स। ठीक है, मतलब लिक्विड सॉलिड को गीला नहीं कर रहा है, एक ये इसमें कंडीशन है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे कि एंगल कब जीरो बनेगा, तो जीरो की कंडीशन में ये आपका वही सॉलिड या एंगल ऑफ कांटेक्ट और ये पूरा आपका लिक्विड वाटर, ना यहाँ पर ऑब्ट्यूज है ना यहाँ पर एक्यूट है। ठीक है, तो ये हो गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जो एआर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और एटी तो यही होगा। ठीक है, तो इसके बीच में ये जो एआर है कांटेक्ट है ना, इनका जो कांटेक्ट है यहाँ पर इसी लाइन में आएगा। ठीक है, अब हम ये 80 ही होगा, ये 80 होगा और ये इनसाइड का लिक्विड यही आएगा, तो कितना एंगल बनेगा यहाँ पर, जीरो एंगल बनेगा। मतलब ये जो सरफेस रहेगा वो ऐसा प्लेन रहेगा। ठीक है, तो इस समय जो एंगल होगा वो होगा जीरो। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा जीरो। तो अब आपके इसमें कुछ पॉइंट्स है। जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस। ठीक है, सॉलिड सरफेस पर कोई लिक्विड यदि हम डालते हैं तो उसका शेप क्या होगा, ये हम देखते हैं। इसके लिए चलो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सॉलिड शेप। आप बुक देखते जाओ बेटा, बुक में आपके लाइन से ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो देखो ये है सॉलिड, इसमें हमने लिक्विड डाला तो इस तरह का एक शेप बनता है, ये एक शेप बन गया। ठीक है, अब ये जो शेप बना है ये पूरा लिक्विड है, इसका टेंजेंट हमने लिया है, ये लिक्विड है, ये टेंजेंट ये बन रहा है थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा यहाँ कैसा दिख रहा है आपको, एक्यूट एंगल दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल देखते हैं। ये साइड हम ले लेते हैं T2, सरफेस टेंशन T2, ये ले लेते हैं हम T1 इस डायरेक्शन में, और ये ले लेते हैं हम T3। ये हो गया एयर, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे कि जो T2 है, T2 सरफेस टेंशन या फोर्स बोलो, ये किस किस के बीच में, एयर और सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पहले T1 की बात कर रहे हैं, तो T1 क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड सॉलिड सरफेस। ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, इनके बीच में जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स है वो हो गया T1। T2 क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द सॉलिड इंटरफेस एयर एंड सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड और ये एयर, इनके कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है T2। और थर्ड है T3, मतलब ये लिक्विड और एयर के कारण हो गया T3। अब ये तो सीधे सीधे है, मतलब T2 बैलेंस करेगा T1 को। ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पर T3 भी है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, पर T3 हमको कैसा दिख रहा है, डायगोनल।
तो इसका हम क्या लेंगे, एक कंपोनेंट लेंगे। तो इसके लिए हम इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हम इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं या इस तरह से भी, ठीक है। तो ये जब एंगल थीटा है तो इसके बराबर ये हो गया, ठीक है। ये लाइन के इक्वली ये वाली लाइन हो जाती है। कंपोनेंट किस फॉर्म में निकालते हैं हम, साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्म में। अब हमें निकालना है इसका, ठीक है। T3 का कंपोनेंट निकालना है तो इस साइड में निकालेंगे, वर्टिकली तो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमको किस डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, ये T1 के डायरेक्शन में। T1 के डायरेक्शन में ये लाइन कौन सी हो गई, एडजेसेंट। और एडजेसेंट किस में आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एडजेसेंट आता है, cos थीटा में। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब एडजेसेंट हो गई ये वाली लाइन, हाइपोटेनियस हो गई ये वाली लाइन, ठीक है। ये तो अपोजिट हो गई तो ये हाइपोटेनियस हो गई, मतलब T3। तो एडजेसेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनियस T3 और ये cos थीटा, ठीक है। तो ये लाइन में ये जो T3 है इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब ये डायरेक्शन में वर्क करेगा, इसका मतलब ये T1 में ऐड हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट और T1 दोनों को एक साथ बैलेंस कौन कर रहा है, T2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, T1 प्लस T3 cos थीटा। ये चीज समझ में आई, बस यही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, T2 माइनस T1 को सेट किया तो ये हो गया T3 cos थीटा। अभी हमें निकालना है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब थीटा की वैल्यू कब एक्यूट होती है, कब ऑब्ट्यूज होती है। तो हम cos थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T3, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T3। आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आई, लिखो चैट बॉक्स में यस मैम। ओके, कुछ बच्चे लिख रहे हैं यस मैम, ठीक है। ये चीज यदि समझ में आ गई तो आप इसके आगे बुक में देखो, ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1। अभी हमको ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमें ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देंगी। इफ T2 is greater than T1, फर्स्ट केस में, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 is greater than T3। T2 माइनस T1 is greater than T3। मतलब cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। जब अपन यहाँ T2 ग्रेटर ले रहे, यही देख लो, T2 ग्रेटर ले रहे, T1 कम है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव होगी तो ये cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देन cos थीटा इज पॉजिटिव। अब देखो तुम cos थीटा की वैल्यू, जब थीटा एंगल कैसा होता है, 0, 90 और ये 180, यहाँ पर होता है 0, इधर इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव और इधर इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब थीटा कितना है, 90 से कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो है केस 1
इस कंडीशन में एंगल कैसा बनेगा? एक्यूट। कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, या ये भी कंडीशन ले सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1। इस कंडीशन में एंगल कैसा बनेगा? एक्यूट। ठीक है, और ये समझना है cos थीटा यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और cos थीटा की वैल्यू 90 से 0 डिग्री तक जाती है। डिग्री, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। 90 के समय 0 होता है, लेकिन जब 0 साइड जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और 180 की होती है -1। तो ये कोई भी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो इस समय क्या होगा? 90 से कम, ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एंगल कैसा होगा? एक्यूट। अब हम देखते हैं ऑब्ट्यूज कब होगा। ठीक है, इस समय क्या ले सकते हैं? ऑब्ट्यूज कब होगा? केस 2। आप इसको स्क्रीन ले लो। आगे मैं बता रही हूँ ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन। ठीक है, अब मैं लेती हूँ केस 2। सब इसके अपोजिट हो जाएगा। ये जो चीज है ये हो जाएगी लेस। T2 इज लेस देन T1। ठीक है, तो इस समय ये जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगी तो ये चीज हो जाएगी T1 माइनस T2 इज लेस देन T3। तब cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि T2 लेस है तो यहाँ से ये नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ नेगेटिव। तो ये cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? नेगेटिव। जब ये cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब एंगल किस साइड डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में, मतलब 90 से ऊपर जा रहा है एंगल। ठीक है, जब 90 से ऊपर जा रहा है मतलब क्या बनेगा? इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ रही है? अब एक कंडीशन हो सकती है जब 0 बने एंगल। ठीक है, जब 0 हो तो क्या आना चाहिए वैल्यू? यहाँ पर 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 होगा। ठीक है, कब होगा? केस 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऑब्ट्यूज एंगल का। अब अगली कंडीशन में बता रही हूँ, केस 3। इस समय क्या होगा? T1 या T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3। इस समय ये कंडीशन हम देंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3। जब आप देखोगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। उस समय जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो क्या बनेगा? 0 डिग्री। ठीक है, जब क्या बनेगा? 0 डिग्री। मतलब क्या? जो हमारा हमने डायग्राम बनाया था, ये सॉलिड है और इस पे हमने लिक्विड फैलाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिक्विड फैलाया है, तो पहले ऐसा शेप बना, फिर हमने ऐसा पूरा राउंड शेप में बनाया जब ऑब्ट्यूज बना। तो ठीक है, तो जब 0 बन रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? ये सॉलिड पर, ये जो पूरा लिक्विड है ये सॉलिड पर ऐसा फैल गया, ये सॉलिड पर ऐसा लिक्विड फैल गया है। इस समय 0 डिग्री बनेगा एंगल, क्योंकि ये इस साइड T1 था और इस साइड T2 था, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे
और T3 का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 हो जाएगा, तब यहाँ पर 0 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि cos थीटा की सॉरी 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री, हाँ बाय मिस्टेक हो गया 0 डिग्री। जब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 होगा तो cos थीटा की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अभी हमने क्या कंडीशन लिया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3। cos थीटा की वैल्यू उस समय क्या आएगी, उस समय cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। cos थीटा की वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस समय थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। ठीक है, ये कंडीशन, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बीच में मैंने शायद कुछ 90 डिग्री बोल दिया था, नहीं, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी तब थीटा की वैल्यू होगी 90। ठीक है, अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर है जो एंगल ऑफ कांटेक्ट को अफेक्ट करते हैं, मतलब कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। जो भी सॉलिड लिक्विड पेयर कांटेक्ट में आ रहे हैं वो अफेक्ट करेंगे सबसे पहले। जैसे हमने भी एग्जांपल में लिया था, यदि सॉलिड ग्लास है और लिक्विड वाटर है तो एक्यूट एंगल बन रहा है, लेकिन वही सॉलिड ग्लास है और लिक्विड मर्क्यूरी है तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो पहला हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या, सॉलिड लिक्विड पेयर का नेचर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड पेयर। क्या बोलेंगे हम, नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड पेयर। कौन सा सॉलिड और कौन सा लिक्विड ले रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट है इम्प्यूरिटीज। यदि हमने सॉलिड लिक्विड पेयर लिया, अब वो लिक्विड में हम कुछ इम्प्यूरिटी डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे वाटर में हम सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन अफेक्ट करेगा, मतलब T1 T2 ये सब अफेक्ट करेगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा। वहीं हम सॉल्ट की जगह डिटर्जेंट डाल रहे हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, सॉल्ट डालने से सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अफेक्ट करेगा। उसी की जगह यदि हम डिटर्जेंट डालते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो भी अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से जब हम इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं कोई भी लिक्विड में तो भी वो अफेक्ट करेगा। सॉलिड में भी इम्प्योरिटीज, मतलब यदि प्योर सॉलिड लिया, स्टील लिया तो उसका अलग होगा, और उसकी जगह स्टील में हमने और कुछ मिक्स कर दिया, जैसे कॉपर मिक्स कर दिया या एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया, तो फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड हो या लिक्विड हो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो जो सॉलिड लिक्विड पेयर का पर्टिकुलर एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अब टेम्परेचर ऑफ लिक्विड में नॉर्मल टेम्परेचर पर जो एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगे
वो यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉर एग्जांपल वाटर को जब हम बॉईल करेंगे तो वो कैसा होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो वाटर जब हम बॉईल करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन उसका कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम होगा तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ कांटेक्ट में चेंज आएगा, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, हमारी बोली में क्या बोल सकते हैं हम कि पतला हो जाता है वाटर, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है, और कम हो जाएगा, जीरो के साइड चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सरफेस टेंशन पे फर्क पड़ेगा ना, सरफेस टेंशन कम होगा तो इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होगा। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे इफेक्ट होता है इम्प्योरिटीज का, तो ये सरफेस टेंशन पर कैसे इफेक्ट करता है। सरफेस टेंशन पर इम्प्योरिटीज कैसे इफेक्ट करती है, पहले हम ये देखते हैं। जैसे हमने वाटर में सॉल्ट मिलाया, ठीक है, सॉल्ट मिलाया, तो ये बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है जब हम घरों में देखते हैं। घर में जब हम कपड़े वॉश करते हैं, ठीक है, तो तुमने सुना होगा कि वाटर, इस वाटर में बहुत सारे सॉल्ट है, या हम बोलते हैं खारा पानी है, तो इसमें कपड़े अच्छे से नहीं धुलेंगे, ठीक है। अब खारा पानी का मतलब क्या हो गया कि उसमें बहुत सारे सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट है, इसका मतलब उसका सरफेस टेंशन बढ़ गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं मीठा पानी लो, मतलब अच्छा पानी लो जिसमें सॉल्ट कम हो, तो उससे कपड़े अच्छे निकलेंगे, या हम कोई भी चीज़ वॉश करें तो साफ होती है, बर्तन से लेकर कपड़े से लेकर सब जो भी चीज़ें हैं वो साफ होती, क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्ट कम होता है, ठीक है। सॉल्ट कम होता है तो वैसे ही उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो बहुत अच्छे से वेट कर पाता है, गीला कर पाता है जो भी चीज़ में हम उसको यूज़ करते हैं, और ज़्यादा अच्छे से गीला करता है तो वो और अच्छे से साफ हो जाता है, ये उसका डायरेक्ट मीनिंग होता है। तो इस तरह से हमने सॉल्ट मिलाया तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ गया, तो वो वॉशिंग के लिए उतना अच्छा यूज नहीं होता। लेकिन वॉशिंग सोडा मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो इम्प्योरिटीज पर डिपेंड करता है कि सरफेस टेंशन कम होगा या ज़्यादा होगा। तो सरफेस टेंशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा डिटर्जेंट मिलाने से। फिर हम उसमें कपड़े डालते हैं तो बहुत इजीली कपड़ों के पोर में वो लिक्विड घुसता है, चला जाता है, ठीक है। तो उतने जितने इजीली वो लिक्विड चला जाएगा, डायरेक्ट वाटर डालेंगे तो उतने जल्दी कपड़े गीले नहीं होंगे, या उतना अच्छे से वो वाटर कपड़ों के पोर में नहीं जाएगा, छेद में नहीं जाएगा। लेकिन जब हम डिटर्जेंट मिला करके उसको डालते हैं तो वो बहुत इजीली चला जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटीज है वो इस तरह से वर्क करती है सरफेस टेंशन पर, ठीक। उसके बाद एक और एग्जांपल है, जब आप बात करते हो बारिश में पानी जमा होने की, तो आपने देखे होंगे कई जगह पानी में दवाइयाँ डालते हैं, कई जगह मिट्टी तेल मतलब केरोसिन डालते हैं। तो जो मच्छर वहाँ ब्रीड करते हैं, या बहुत सारे मच्छर मॉस्किटोज होते हैं, वो फिर नहीं ब्रीड करते हैं। तो क्या होता है, जब वाटर में सरफेस टेंशन होता है, तो मैंने इसके पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि जो मॉस्किटोज है वो उस पर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर पर। और तुम देखोगे कि उसका जो पैर होते हैं ना, वो लेग्स, वो क्या होता है कि ऐसा पिन जैसा हमें दिखाई देता है, लेकिन वो लोग डूबते नहीं है, मॉस्किटोज डूबते नहीं है, ठीक है। तो वो ऊपर ऊपर रहते हैं तो मच्छर बढ़ जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो फिर तुमने देखा होगा या तो कोई केमिकल डाला जाता है या केरोसिन डाला जाता है। अब केरोसिन डालने से होगा क्या कि जो ऊपर की लेवल लेयर थी ना वाटर की, उसका हो गया सरफेस टेंशन कम। सरफेस टेंशन कम होने से अब जो मॉस्किटो है वो डूब जाएगा पानी में, क्योंकि ऊपर लेयर नहीं है अब उसके लिए तैरने के लिए।
तो इस तरह से मच्छर खत्म होते हैं। और ऐसा कुछ और केमिकल डालकर भी वाटर को हम इस तरह से प्योर कर सकते हैं ताकि उसमें मॉस्किटोज ब्रीड ना कर पाए। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये भी एक एग्जांपल हुआ कि हम इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो किस तरह से सरफेस टेंशन या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है। अब अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, ये भी एग्जाम्पल हम अपने कपड़े धोने वाली इससे ही लेते हैं। क्योंकि तुम देखोगे कि जब आप ठंडे पानी से कपड़े डुबोते हो, ठीक है, ठंडे पानी में जब कपड़े डालते हो तो उसके अच्छे से नहीं होते साफ, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे खूब धोना है कपड़ों को, खूब गंदे हो रहे तो जनरली ये बोला जाता है पानी गर्म करो, उसमें डिटर्जेंट डालो और फिर कपड़े डालो उसमें, है ना। आजकल तो वॉशिंग मशीन में भी ऑप्शन आ गया है कि वो अपने आप जो वाटर है वो गर्म करती है फिर उसमें डुबोती है, वो अलग अलग ऑप्शन होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम वाटर को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन कम होने से जो डिटर्जेंट है वो और बहुत जल्दी सोल्यूबल होगा और ज़्यादा इफेक्टिव उस लिक्विड का असर होगा कपड़ों पर। इसलिए हम वाटर को गर्म करते हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वाटर का, जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से ये जो है सरफेस टेंशन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं ये आज हमने देखा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये एक है कौन, वो जो अभी ज्वाइन हुई है 1:30 बजे, और यहाँ पर सिर्फ 6 लोग हैं, है ना। चलो जो है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है आपको? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ठीक है। और हाँ, और एंगल ऑफ कांटेक्ट कब एक्यूट बनेगा, कब ऑब्ट्यूज बनेगा, कब जीरो एंगल होगा, ये चीजें। और तीसरा चीज है सरफेस टेंशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इम्प्यूरिटीज और टेम्परेचर। ठीक है, तो आप ये बुक में देखकर ये सारे अब नोट्स बनाओगे। अब इसके आगे एक और चीज है जो मैं आज करवा ही देती हूँ, उसके बाद अपना कैपिलरी एक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वो अगला लेक्चर कैपिलरी एक्शन पर पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा कैपिलरी एक्शन ही ले लेंगे। तो एक चीज बच गई है इसमें अपना कि फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, तो हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, और क्या बोल सकते हैं, बबल्स। ठीक है, ये हम एक लेते हैं, ये ड्रॉप जनरली राउंड शेप में होती है, स्फेरिकल फॉर्म में होती है, या फिर ड्रॉपलेट इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, हम ये वाला फॉर्म लेते हैं, मैथमेटिकली इसको हमें निकालने में इजी रहेगा। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्म लेते हैं इसका। यहाँ पर मैं इस ड्रॉपलेट का रेडियस ले लेती हूँ मैं r। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर किया, इस पर थोड़ा वर्क किया, और इसकी जो रेडियस थी मैंने डेल्टा r से इसको बढ़ा दिया।
ठीक है, तो आप ड्रॉपलेट का शेप लो, ये शेप हो गया। ठीक है, तो ये आउटर जो प्रेशर है वो होगा पीओ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट पी जीरो, और इनर प्रेशर में ले लेती हूँ पी आर। ठीक है, ये सेंटर है तो इसका रेडियस हो गया ये आर। तो डिफरेंस इन प्रेशर या एक्सेस प्रेशर, जो अंदर का प्रेशर है, इस ड्रॉप को जो अंदर प्रेशर लग रहा है वो है पी आर, और इसको एटमॉस्फेयर से जो बाहर प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट। ठीक है, पी नॉट ही लेते हैं हम अक्सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा क्या लिया हमने, पी नॉट। तो इनर प्रेशर हो गया पी आई, और आउटर बोलो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो पी नॉट। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट। ठीक है, ये हो गया एक्सेस प्रेशर, ये हमें निकालना है। तो अब देखो, मैंने इस पे वर्क किया और इसका जो रेडियस है वो ये हमने बढ़ा दिया आर से डेल्टा आर कर दिया। तो पहले इसका एरिया क्या था, तो इनिशियल एरिया हम ले लेते हैं, एरिया ऑफ ड्रॉपलेट, ड्रॉप ले लेते हैं हम A1। अब ये ड्रॉप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, तो एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनिशियल एरिया ऑफ ड्रॉप A1 4 पाई आर स्क्वायर, फिर मैंने इस पर वर्क किया। अब इसकी रेडियस ये क्या हो गई, ये जो रेडियस है ये क्या हो जाएगी, पूरी इतनी रेडियस r प्लस डेल्टा आर। तो ये वाला जो स्फीयर है, वर्क करने के बाद जो ड्रॉप बढ़ी हुई है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं फाइनल एरिया, इनिशियल लिया तो फाइनल ले लो, फाइनल एरिया ऑफ ड्रॉप A2 इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, 4 पाई है तो वो भी स्फीयर ही, 4 पाई आर की जगह अब आ जाएगा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, कितना चेंज आया एरिया में, चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, इसे हम ले लेते हैं डी ए, ये क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। पहले क्या था A1, बाद में क्या हुआ, बढ़ गया तो A2, तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1, क्यों, क्योंकि A2 इज ग्रेटर देन A1 है, इसे A1 माइनस A2 नहीं लिखेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, अब यहाँ पर A2 की वैल्यू पुट करो, क्या है A2 की वैल्यू, यहाँ से शुरू करते हैं हम। A2 की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे इसको एक्सपांड करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैसा का वैसा पुट कर दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 4 पाई को, तो ये टर्म आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस प्लस ये कैंसिल, अब यहाँ पे डेल्टा आर का स्क्वायर है, तो हम इसको एक्सपांड क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं, 0.1 समझ लो,
0.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर, क्योंकि बहुत पतले लेयर रहेगी ना, तो ये बहुत कम होगा। तो यदि इसका स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे 0.01 का ले लिया ये, तो 0.01 इंटू 0.01 कितना आ जाएगा, 0.0001, मतलब इसका स्क्वायर किया तो और भी कम आ जाएगा। तो ये टर्म बहुत कम होगी, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो अब क्या बच जाता है, ये जो चेंज इन एरिया है, मतलब टी ए की वैल्यू, टी ए इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका, 8 पाई आर डेल्टा आर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब ये मुझे मिटाना पड़ेगा, तभी आगे मैं कर पाऊंगी ना, बोर्ड छोटा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? हार्दिका लिख रही है क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, जब वो वीडियो बनेगा ना तो उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं अब आगे जा रही हूँ। तो मैं अभी ये ऊपर की क्लास, ये जो लिखा ये मिटा देती हूँ, इसका नहीं मिटा। अभी देखो हमने वर्क किया इस पर, ठीक है। एक हमारे पास ये है वर्क डन का फॉर्मूला है सरफेस टेंशन के फॉर्म में, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, सरफेस टेंशन इंटू डी के। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टी सरफेस टेंशन, टी ए ये आया 8 पाई आर डेल्टा आर। ये चीज समझ में आई? जो वर्क डन है वो कितना आया। अब एक और डेफिनेशन होती है वर्क डन की। वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया है, डेल्टा आर, मतलब ये डेल्टा। ठीक है, फिर एक और हम देखते हैं साइड में, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ प्रेशर हम क्या ले रहे हैं, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एफ अपॉन डी ए। डी ए नहीं, फोर्स अपॉन ए, मतलब ए वन ड्रॉप का लेंगे ना, तो P ये ड्रॉप की लिए फाइंड कर रहे हैं, तो फोर्स अपॉन A1 ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से ये वैल्यू यदि यहाँ पुट करें, यहाँ से फोर्स निकाल लो, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट, A1 क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यदि यहाँ पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा आर और 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसके आगे चलते हैं। ये ले लो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों क्या है, वर्क डन है, दोनों हम यही वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये दोनों कंपेयर करेंगे, तो पी आई माइनस पी नॉट डेल्टा आर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी 8 पाई आर डेल्टा आर। फाइंड क्या करना है हमको, पी आई माइनस पी जीरो। क्या फाइंड करना है हमको, पी आई माइनस पी जीरो। तो पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू टी 8 पाई आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा इधर, ये पूरा इस साइड लेके गए, नीचे जाएगा। ये डेल्टा आर से ये डेल्टा आर कैंसिल, ये आर से ये आर कैंसिल, पाई से पाई, 4 से 8 2 टाइम्स। तो पूरा सब
सॉल्व करने के बाद बच क्या जाता है 2T/r। ठीक है, क्या आ गया ये 2T/r। तो PI एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड क्या हो जाएगा 2T/r। ये हो गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप या बबल, मतलब सिर्फ इनसाइड ले रहे हैं। अब यहाँ पर इसके ये जो प्रेशर है या ये ड्रॉप है, हमने इनसाइड लेवल लिया बस, पर ड्रॉप है तो ऊपर वाली लेवल भी होगी, ऊपर की लेयर भी होगी, तो सरफेस कैसा होगा डबल होगा। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे और सब जगह यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एक्सेस प्रेशर है वो आ जाएगा 4T/r। आप सॉल्व करके देख सकते हो, आप जब ये एरिया वगैरह लोगे तो सब डबल डबल लोगे, तो 8 की जगह आ जाएगा 16। जब ये 16 आ जाएगा तो 4 से 4 टाइम्स डिवाइड होगा तो 4T/r आ जाएगा। तो दोनों लेयर, जब दोनों लेयर की बात करेंगे, आउटर लेयर भी और इनर लेयर भी, तो जो प्रेशर होगा एक्सेस प्रेशर वो आ जाएगा 4T/r। और सिर्फ एक ही लेवल की बात करें तो ये आ जाएगा 2T/r। तो ये हो गया आपका एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉप्स बनती है। द इक्वेशन गिव्स एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, दिस इज कॉल्ड लैप्लेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया एक्सेस प्रेशर। अब इसका एक एग्जाम्पल भी है, लेकिन अभी अपना टाइम हो गया है, तो न्यूमेरिकल तो खैर अपन साथ में सारे ही देखेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और अब कल देखेंगे हम, कल नहीं है मेरी क्लास, परसों देखेंगे हम कैपिलरी एक्शन। ठीक है, चलो बाय, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय।